हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 को समझने की कोशिश करेंगे। पार्ट 2 को आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक में इसके सारे प्रोविजन दिए गए हैं और इसमें मेनली जो सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजन है वो उन सभी प्रोविजन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 में वो सारे प्रोविजन हैं कि जब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट होता है या इन्फोर्स होता है तो उस टाइम जिन लोगों को इंडियन सिटीजनशिप राइट मिले थे उन सब के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 9 में ये मेंशन है कि अगर किसी ने वॉलंटरी किसी अदर स्टेट की किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है तो फिर वो इन सब प्रोविजन के थ्रू सिटीजनशिप राइट के लिए एलिजिबल नहीं रह जाएगा। और आर्टिकल 10 में ये मेंशन है कि जो लोग भी आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 के थ्रू सिटीजनशिप राइट एक्वायर करते हैं वो तब तक उनका सिटीजनशिप स्टेटस मेंटेन रहेगा जब तक पार्लियामेंट कोई नया रूल या रेगुलेशन नहीं ले आता है। और आर्टिकल 11 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजनशिप पे कोई भी राइट बन या कोई भी लेजिस्लेशन लाने के लिए पार्लियामेंट को एम्पावर किया हुआ है। तो आर्टिकल 5 में देखें तो इसमें ये मेंशन है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट होता है तो उस टाइम किन लोगों को सिटीजनशिप राइट मिल जाता है। सबसे पहले तो वो लोग होते हैं कि जो इंडियन टेरिटरी के अंदर बॉर्न होते हैं उनको सिटीजनशिप राइट मिल जाता है, और दूसरे होते हैं जिनके आइदर ऑफ पेरेंट्स यानी मदर और फादर में से कोई एक भी इंडियन सिटीजन होते हैं तो उनको भी सिटीजनशिप राइट के लिए एलिजिबल कर दिया जाता है। और थर्ड वो होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स होने की डेट के 5 साल पहले से या उससे ज़्यादा अगर कोई इंडियन टेरिटरी में रह रहा होता है तो वो भी इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। आर्टिकल 6 में देखें तो इनमें उन लोगों के बारे में बताया गया है जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट करते हैं। यहाँ पर एक डेट दी गई है 19 जुलाई 1948। जो लोग भी इस डेट के पहले पाकिस्तान से इंडिया आ जाते हैं तो उन लोगों को सिटीजनशिप राइट मिल जाता है, और जो इस डेट के बाद आते हैं उन्हें एक ऑफिस में जो कि दिल्ली में या उनके रीजनल एरिया में हो सकता है वहाँ पर जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसके बाद उन्हें वो भी इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आर्टिकल 7 में उन लोगों के बारे में बताया गया है जो यहाँ से पाकिस्तान चले जाते हैं और दोबारा पाकिस्तान से फिर इंडिया आ जाते हैं। उस टाइम देश का विभाजन भी हुआ था तो काफ़ी लोग यहाँ से वहाँ भी गए थे और वहाँ से यानी पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया की तरफ भी आए थे। तो यहाँ पर 2 डेट की कट ऑफ दी गई है। पहली 1 मार्च 1947 यानी जो लोग इस डेट के बाद जाते हैं, और 19 जुलाई 1948 और इस डेट के पहले आ जाते हैं वो सभी इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और आर्टिकल 8 में उन लोगों के बारे में बताया गया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की टेरिटरी में बॉन्ड तो हुए होते हैं लेकिन वो जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स होने के टाइम वो किसी थर्ड टेरिटरी में रह रहे होते हैं, यानी यूएसए, यूके या किसी यूरोपियन कंट्री में रह रहे होते हैं, वो सभी भी इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आर्टिकल 9 में बताया गया कि अगर किसी ने बाहर जाके किसी अदर स्टेट की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है तो वो फिर इन सभी प्रोविजन के थ्रू इनमें क्या किसी एक भी प्रोविजन के थ्रू सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए एलिजिबल नहीं रह जाएगा। और आर्टिकल 10 में बताया गया है कि जो भी इन सभी प्रोविजन के थ्रू सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है उनका सिटीजनशिप स्टेटस या राइट मेंटेन रहेगा जब तक पार्लियामेंट कोई नया रेगुलेशन रूल नहीं ले आती है। और आर्टिकल 11 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को सिटीजनशिप पे कोई भी लेजिस्लेशन लाने के लिए एम्पावर किया है। अब जैसा कि आर्टिकल 11 के थ्रू पार्लियामेंट को सिटीजनशिप पे राइट बनाने के लिए पावर मिली है तो इस पावर का यूज करके पार्लियामेंट 1956 में सिटीजनशिप एक्ट 1955 को पास करता है। अब इसके थ्रू प्रोविजन होते हैं कि 5 तरीके से कोई भी पर्सन इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। ये 5 है। पहला तो बाय बर्थ, सेकंड बाय डिसेंट, थर्ड बाय रजिस्ट्रेशन, फोर्थ बाय नेचुरलाइजेशन और फिफ्थ बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। बाय बर्थ देखें तो इसमें यह है कि 26 जनवरी 1950 के बाद कोई भी पर्सन या चाइल्ड इंडियन टेरिटरी में जब भी बॉर्न होगा वो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे कि कुछ टूरिस्ट आ गए, उनको यहाँ पर कोई चाइल्ड बॉर्न हुआ, या फिर कोई इलीगल माइग्रेंट आ गया,
या एनमी टेरिटरी का माइग्रेंट आ गया इलीगल तरीके से, और अगर उसे चाइल्ड यहाँ पर होता है, बॉर्न होता है, तो वो चाइल्ड इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और जब चाइल्ड एलिजिबल हो जाएगा तो गवर्नमेंट जब उसे सिटीजनशिप राइट देगी तो उनके पेरेंट्स को भी देना पड़ेगा, क्योंकि उसके केयर के लिए उनके पेरेंट्स की उसे ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर 1 जुलाई 1987 में एक अमेंडमेंट किया जाता है और ये कहा जाता है कि किसी भी बॉर्न चाइल्ड को सिटीजनशिप तभी एक्वायर होगी, वो एलिजिबल होगा जब आइदर ऑफ पेरेंट्स यानी मदर या फादर में से कोई एक इंडियन सिटीजन होगा। तो यहाँ पर एक आगे चल के प्रॉब्लम आती है कि अगर मदर या फादर में से कोई एक पेरेंट्स इंडियन सिटीजन है लेकिन उसका जो अदर पार्टनर है वो इलीगल माइग्रेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे केसेज आए तो 3 दिसंबर 2004 में एक और अमेंडमेंट करके ये प्रोविजन दिया जाता है कि वो ही चाइल्ड इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए एलिजिबल होंगे जिनके आइदर ऑफ पेरेंट्स मदर या फादर में से कोई एक इंडियन सिटीजन हो और जो अदर पार्टनर हो वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। सेकेंड प्रोविजन देखिए बाय डिसेंट, तो यहाँ पर ये था कि जो भी इंडियन सिटीजन हैं जो बाहर गए हुए हैं, अगर उन्हें कोई चाइल्ड बॉर्न होता है तो वो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो जो पहले प्रोविजन थे 1992 के पहले जो प्रोविजन थे उसमें सिंपली मेंशन था फादर। अगर कोई यहाँ पर कोई मेल बाहर जाता है और वो अगर फादर बन जाता है तो उसका जो चाइल्ड होगा वो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन फिर कुछ ऐसे भी केसेज आए कि जैसे यहाँ से फीमेल भी बाहर पढ़ने के लिए गई या जॉब करने के लिए गई और वहाँ पर जाकर उन्होंने मैरिज किया और उनको चाइल्ड हुआ, तो अब यहाँ पर तो सीधे जो एक्ट था उसमें सीधे मेंशन था कि फादर कोई के ही चाइल्ड को सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए एलिजिबिलिटी दी जाएगी। तो जब मदर की भी केसेज आए तो यहाँ पर 26 दिसंबर 1992 को अमेंडमेंट करके ये प्रोविजन डाला गया कि आइदर ऑफ पेरेंट्स, अगर कोई भी मदर फादर में से कोई भी इंडियन सिटीजन है और उसको बाहर चाइल्ड बॉर्न होता है तो वो भी इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। आगे चल के 3 दिसंबर 2004 में एक और अमेंडमेंट किया जाता है कि अगर बाहर मदर या फादर किसी भी इंडियन सिटीजन को चाइल्ड बॉर्न होता है तो उसको 1 साल के अंदर वहाँ के कंसुलेट या जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे उस कंट्री में वहाँ जाके उन्हें 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी वो चाइल्ड इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। थर्ड देखें तो थर्ड बाय रजिस्ट्रेशन। अब इसमें जो लोग एलिजिबल हैं, पहले तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर इनके पेरेंट्स या इनके ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी इंडियन सिटीजन रहे हों तो इनको बाय रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू ये इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरे होते हैं कि कोई अगर इंडियन सिटीजन हो और उनका कोई स्पाउस हो जो कि फॉरेनर हो तो उसे भी इस प्रोसेस के थ्रू 7 साल बाद इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए एलिजिबिलिटी दे दी जाएगी। और थर्ड हो गया माइनर चाइल्ड, कोई भी इंडियन पर्सन बाहर जाता है और अगर मान लो वो इंडियन सिटीजनशिप अपनी छोड़ भी देता है लेकिन उससे वहाँ पर कोई चाइल्ड होता है तो वो इस प्रोसेस के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और फोर्थ है ओसीआई कार्ड होल्डर, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये भी इस प्रोसेस के थ्रू बाय रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फोर्थ देखें तो फोर्थ है बाय नेचुरलाइजेशन। अगर कोई भी पर्सन इंडिया में टोटल 14 ईयर्स रहता है और एग्रीगेट नॉट लेस देन 11 ईयर्स तो वो भी बाय नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अगर फिफ्थ पार्ट देखें तो इसमें बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अगर कोई भी पर्सन अगर कभी इन फ्यूचर इन इंडिया कोई टेरिटरी एक्वायर करता है तो वहाँ जो लोग भी रह रहे होंगे वो उन सभी को इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। इसके साथ ही इस एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि कोई कैसे अपनी सिटीजनशिप लॉस कर सकता है। तो सबसे पहला तो प्रोविजन है कि बाय रिनाउंसिएशन, कोई अपनी सिटीजनशिप रिटर्न में लिख के अगर रिनाउंस करता है तो वो अपनी सिटीजनशिप डिप्राइव कर देगा। सेकेंड प्रोविजन है बाय टर्मिनेशन, अगर कोई भी पर्सन किसी अदर स्टेट की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी। और थर्ड है बाय डिप्राइवेशन, इसमें अगर किसी ने मान लीजिए 5, 6, 7, 8 के थ्रू या किसी भी प्रोसेस के थ्रू जो ऊपर मेंशन है उसमें इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर किया हुआ है तो वहाँ पर अगर इस व्यक्ति ने
कोई फ्रॉड से कोई डॉक्यूमेंट लगाया है, फ्रॉड करके लगाया है, या फिर कोई धांधली की है, तो अगर बाद में जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके बारे में पता चलेगा तो उसकी सिटीजनशिप नल एंड वैड हो जाएगी या फिर टर्मिनेट हो जाएगी। सेकंड है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसलॉयल्टी दिखाता है तो भी वो भी सिटीजनशिप से डिप्राइव हो जाएगा। और तीसरा है कि अगर वो किसी एनिमी कंट्री के साथ इलीगल ट्रेडिंग करता है तो उसकी सिटीजनशिप नल एंड वैड हो जाएगी। और लास्ट में है कि अगर उसने जिस डेट में सिटीजनशिप एक्वायर किया है उसके 5 साल के अंदर अगर वो उसको 2 साल की इम्प्रिजमेंट हो जाती है तो उस केस में भी उसकी सिटीजनशिप डिप्राइव हो जाएगी। और पांचवा है कि अगर वो कहीं बाहर जाके इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करता है, उसके बाद कहीं बाहर जाके वो 7 साल से ज़्यादा वहाँ का रेजिडेंट हो जाता है तो उस केस में भी वो अपनी सिटीजनशिप डिप्राइव कर देगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने पार्ट 2 को देख लिया है और जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है उसमें जो प्रोविज़न है सिटीजनशिप एक्वायर करने की और लॉस होने की या डिप्राइव होने की, उन सभी के प्रोविज़न को देख लिया है। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसके पहले मैंने पार्ट 1 और स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन पर भी वीडियो बनाया है, और इसके साथ ही कुछ वीडियो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में ही बनाया है, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।